पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, मेरे पापा 80 साल के हो चुके हैं, मम्मी 75 की है। हम 2 ही बहनें हैं, हम दोनों शादीशुदा हैं। हम दोनों के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तो हम समय समय पर उनकी देखभाल के लिए आते जाते रहते हैं। मम्मी पापा का ध्यान रखते हैं। पापा को ज्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है। वो चौथी मंजिल पे रहते हैं, पर अब सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। पापा मकान बेचना नहीं चाहते हैं। हम दोनों कहते हैं कि नीचे का मकान ले लो, लेकिन पापा जिद पर अड़े हुए हैं। मम्मी को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ होती है। क्या करें, कैसे समझाएं, बहुत दिक्कत में है। देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपका पूरा सवाल ना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मुझे समझ में आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब समझिए कि आपके फादर की जो एज है, जो आपकी मम्मी की एज है, बोलते हैं ना कि बच्चा बूढ़ा एक समान, सेम उस सिचुएशन में है। पापा को अपना घर चेंज करने में सच में दिक्कत आएगी। आप जैसे किसी बच्चे को कहीं नई जगह ले जाते हैं तो वो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। सेम सीनियर सिटीजन्स के साथ होता है कि वो कहीं पर भी जाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये उनको डर होता है। इस डर को निकालने के लिए आपको बातचीत, उनसे खुली बातचीत करनी बहुत जरूरी है। देखिए, नीचे शिफ्ट होने से वो नहीं डर रहे हैं, वो कहीं नई जगह शिफ्ट होने से डर रहे हैं। कोशिश ये करिए कि अभी उनको पहले तो उनको समझाइए अच्छे से कि मम्मा को कितनी तकलीफ होगी, आप लोगों को कितनी तकलीफ होगी। जब आप अपनी तकलीफ बताएंगे ना कि पापा 4th फ्लोर पे आना चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है, अगर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या 1st फ्लोर पर आ जाते हो तो हमारे लिए भी बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, तो वो जरूर समझेंगे। ओपन डिस्कशन करिए। सेकेंड, आप एकदम से उनको चाहते हैं कि वो अपना इतना पुराना मकान जो है वो चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो वो सीरियसली पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा उनको। तो आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि उनको शॉर्ट पीरियड के लिए पहले मनाएं। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार के घर 1-1.5 हफ्ता लेकर जाइए या कहीं बाहर घुमाने लेकर जाइए। आपने ये लिखा कि आपके पापा कहीं आना जाना पसंद नहीं करते हैं। वो डर ही है कि उनका रूटीन खराब हो जाएगा। 80 साल के वो हो चुके हैं। उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज का रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उनको डर लगता है। छोटे छोटे ट्रिप्स उनके साथ प्लान कर लीजिए और फिर आप कोशिश करिएगा। पहले हो सकता है कि वो घर बेचने के लिए भी मना कर दें, तो पहले रेंट पे शिफ्ट होने की सोचिए। फिर धीरे धीरे अगर वो कंफर्टेबल फील करे तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे ले आइए। एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगी, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब सीनियर सिटीजन को मजबूरी में अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं या गुड़गांवा रहते हैं, अपनी जो एक एटमॉस्फेयर जिसमें वो शुरू से रहते हैं वो जब चेंज करने की नौबत आ जाती है या करना ही पड़ता है, अक्सर सीनियर सिटीजन बीमार होने लग जाते हैं। उन्हें कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं नई जगह पे आ गया। तो अगर उनका मन नहीं लगता कहीं पर भी, ग्राउंड फ्लोर पे या जैसे भी है, तो ज्यादा जिद मत करिए, समझाने की कोशिश करिए, जबरदस्ती बिल्कुल मत करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरी एक बेटी है। मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इनका एक फ्रेंड ग्रुप है जिसमें इन्हीं की उम्र की बहुत सारी लेडीज और जेंट्स हैं। सब आपस में बहुत घुले मिले हैं, घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं और साथ साथ गेम, जॉगिंग, फन एक्टिविटीज करते हैं। उनके साथ ये बहुत मस्त रहते हैं। मुझे सब ठीक लगता है, लेकिन लेडीज के साथ इनका ज्यादा फ्री बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आता। शिकायत करती हूँ तो कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ शामिल हुआ करो। मैं शुरू से इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आती। क्या करूं? अब छोटे छोटे झगड़े भी होने लग गए हैं। थैंक यू, आपने फिर से एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ सवाल पूछा है। देखिए, आपने खुद माना कि आप इंट्रोवर्ट हैं। 2 लोग जब शादी करते हैं तो दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। दोनों की पर्सनालिटीज जो है वो अलग अलग होती है। कुछ एडजस्टमेंट्स दोनों को करने पड़ते हैं। आपके अनुसार वो एक अच्छी कंपनी में, और आजकल कंपनीज में मेंटल हेल्थ को
देखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, आउटडोर एक्टिविटीज भी होती हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, जिसमें सारे स्टाफ होता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। और काफी सारी जगहों पे मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अगर वाइफ वर्किंग है तो उनके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व किया जाता है। आप भी इन्वॉल्व हुइए। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, आप इंट्रोवर्ट हैं नो डाउट, अपनी प्रॉब्लम की भैया मैं नहीं एकदम से खुल पाती, अपने हस्बैंड से खुलकर बताइए कि मैं एकदम से नहीं खुल पाऊंगी, मैं धीरे 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 ओपन होंगी, लेकिन मुझे ये चीजें आपकी अच्छी नहीं लगती हैं। आप गलत कहीं नहीं हैं। बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, जब मैं कपल काउंसलिंग भी करती हूँ, बहुत सारी जगह ऐसा सुनने में आता है, इंडिविजुअली दोनों जने बताते हैं अपने अपने कि अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ज्यादा खुश रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है घर पे वो उतना खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, वो उनका स्पेस है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको ये जरूर बता सकते हैं कि मुझे ये बात थोड़ी सी बुरी लगती है, तो तुम 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे इस सर्कल में ऐड हो जाऊं, मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूं। इंट्रोवर्ट होना और सोशल एंजाइटी, पहले तो ये समझिए 2 अलग अलग वर्ड हैं। आपको क्या है, आप किस चीज को फेस कर रहे हैं। सोशल एंजाइटी है, आप कहीं से अपने आप को कमतर तो नहीं समझते कि जो जॉब करती हैं लेडीज और जो मेरे हस्बैंड के साथ कंपनी में है, मैं कहीं उनसे कम तो नहीं हूं। ये सोशल एंजाइटी भी हो सकती है कि आप उनके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती हैं, या उनके टॉपिक जो बात करने का है वो कुछ और अलग हो, जिससे आप बैलेंस नहीं कर पाती हैं। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। आपने मैसेंजर पर आपने ये मुझे सवाल किया है, मैं कुछ टिप्स आपको मैसेंजर पर ही आंसर करूंगी। कोशिश करिए, ट्राई करिए, और इसको 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ ऐसे करके ट्राई करिए। आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको सोशल एंजाइटी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल। ये जो सवाल मैं यहां पर पूछती हूं, अगर आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इसको एडवाइस दे सकते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। आपकी एडवाइस भी हम इन तक पहुंचा देंगे। सबके नजरिया अलग अलग हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ऐसी सिचुएशन खुद से फील की हो, फेस की हो, उनके पास कोई और तरीका हो। एज अ काउंसलिंग प्रैक्टिशनर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता सकती हूँ, की प्रॉब्लम के हल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद प्रॉब्लम फेस की होती है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे निकलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे सवाल हमें मैसेंजर पे ज्यादा आए हैं, जबकि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सवालों को व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहती हूँ। मैसेंजर देखने का गैप हो जाता है थोड़ा सा। चलिए सवाल लेते हैं। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ और हाल ही में मेरी शादी हुई है। मेरी पत्नी कानपुर की है, देखने में बेहद सुंदर है, काफी समझदार है, वह पढ़ी लिखी है, इसलिए हर कोई उनकी तारीफ करता है। जब भी कोई रिश्तेदार या दोस्त घर आता है तो मुझे एक बात जरूर बोलता है कि मैं बहुत लकी हूँ। ओके, तो जो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अच्छा मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। वे सब यह जताते हैं कि मेरे जैसे को ऐसी पत्नी कैसे मिल गई। अच्छा, वह मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार की बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे कई बार डर लगता है कि मेरे अंदर धीरे धीरे जेलेसी बढ़ रही है, जो मेरे और मेरे पत्नी के रिलेशनशिप को खराब ना कर दे। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको प्रॉब्लम पता है कि आप धीरे धीरे जेलस फील कर रहे हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपको ऐसी बीवी मिली है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप कम पढ़े लिखे हैं? उसको शादी से पहले पता था आपकी एजुकेशन के बारे में भी, आपके बारे में भी। आपने ये लिखा है कि वो घर अच्छे से संभालती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जितनी चीजें आपने लिखी हैं वो सब बहुत पॉजिटिव हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको जेलेसी सिर्फ रिश्तेदारों को इतना कहने से हो रही है कि
तुम बहुत लकी हो। यस, मैं बहुत लकी हूं, आपको ये जवाब देना चाहिए। आपकी पत्नी खूबसूरत है, अगर कोई ये बोलता है कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा खूबसूरत है तो भाई वो आपकी पत्नी है, प्रेज आपकी हो रही है। आपको तो जेलसी के जगह आपको प्राउड फील होना चाहिए। फिर आपको लगता है कि मेरी पत्नी के रिश्ते खराब ना हो जाएं, पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि किसी और की तारीफ करने से आपको जेलसी होगी और आप अपनी पत्नी से रिलेशनशिप खराब कर लेंगे। जेलसी होनी ही नहीं चाहिए। बीवी आपकी है और तारीफ आपकी बीवी की हो रही है, आपकी पसंद की हो रही है, आपके पेरेंट्स की पसंद की हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। फिर भी आपके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। कुछ टिप्स के पहले कुछ सवाल हैं जो मैं व्हाट्सएप पे, आपने हमसे ये सवाल किया, मैं व्हाट्सएप पे पूछूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस सवाल से कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आप खुलकर नहीं पूछ पा रहे हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो वो जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं वो सवाल मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछूंगी इस सेशन के बाद। आप मुझे अगर उसका जवाब दे देंगे तो आपके सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ओके, मेरी उम्र 51 साल की है। मैं और मेरे पति बहुत अच्छी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। मैं अब मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हूं, इसी वजह से थकान रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। पहले की तरह अब रिश्तेदारों से ज्यादा मिलने का मन नहीं करता है। कुछ दिनों से तो पति से भी लगातार झगड़ा हो रहा है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, मेनोपॉज की जो कंडीशन होती है, जो फेस होता है, वो हर महिला के लिए अलग तरीके से फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कुछ महिलाओं को होती ही नहीं है, कुछ महिलाओं का मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है और कुछ महिलाओं की फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें आपने बोला आप चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपका किसी से मिलने का दिल नहीं कर रहा है, थकान महसूस होती है। तो सबसे पहले अगर आप मेनोपॉज में ये सब चीजें, थकान, चिड़चिड़ापन और मन ठीक नहीं होना, उदास होना, हर किसी से झगड़ा, एक बार आप कुछ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके कुछ टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है कहीं आपको कोई वीकनेस ना हो। कई बारी बॉडी में ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वीकनेस भी आ जाती है इस एज में, खासकर मेनोपॉज के दौरान, तो वो भी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है किसी चीज की कमी हो तो आपको ये सब चीजें फेस आप कर रहे हो। दूसरा, मेनोपॉज में ये सब चीजें, मूड स्विंग्स स्पेशली, बहुत कॉमन है। ये लगभग हर लेडी जो इस फेज से निकलती है वो उसको होता ही है। एक पल के लिए चिड़चिड़ापन हो जाना, ज्यादा थकान होना, पसीना ज्यादा आना, काम ना होना, पैरों में दर्द होना, ये सब चीजें इस दौरान होती हैं। तो पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप कोई बीमार हैं। आप बीमार नहीं हैं, ये एक फेज है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हस्बैंड से खुलकर बताइए ना कि आप क्या फील कर रही हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएं तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाएं। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के सामने बैठे अपने हस्बैंड को सामने साथ बिठाएं ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आप क्या फेस कर रहे हो। एकदम से अगर आप 51 के हो तो आपकी शादी को 24-25 साल हो गए होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतना हो गया होगा, तो उनको भी आपका नेचर पता है। तो आप खुलकर बात करिए, पर सबसे पहले अपने कुछ टेस्ट करवा लीजिए और बात कर लीजिए। आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आपको पेन भी होता है ब्लीडिंग के दौरान, क्या सर्कल है आपका ब्लीडिंग का, वो सब मैं आपसे पूछ के कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशंस बताऊंगी। हो सकता है उससे भी आपको काफी फर्क पड़े। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो अपने हस्बैंड को जरूर लेकर जाएं, वो बहुत जरूरी है। उनको भी तो पता चले कि हम क्या फेस करते हैं, उन्हें भी पता चले कि जब महिलाओं के शरीर में ये बदलाव आते हैं तो किस तरीके से सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी महिलाएं जो हैं वो कितना कुछ फेस करती हैं। तो आप प्लीज लेकर जाइएगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने हस्बैंड को।
चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओके, मैं 18 साल का हूं, मेरी बहन 14 साल की है और वह पढ़ाई में काफी अच्छी है। उसके लिए हमने होम ट्यूशन भी लगवाई है ताकि वह अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर सके। ठीक है, अब वो सारा दिन अपने टीचर की ही बातें करती रहती है। मैंने देखा है कि जब टीचर छुट्टी कर लेता है तो वो बेचैन हो जाती है। मैं सीधे तौर पर तो नहीं, पर मम्मी को कई बारी बोल चुका हूं कि कोई फीमेल टीचर रख लो, पर मम्मी बोलती है कि बेस्ट टीचर है और मैं ज्यादा सोच रहा हूं, पर इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाता। मेरी बहन का कोई गलत फायदा ना उठा ले, यही सोच सोचकर मुझे नींद भी नहीं आती है। प्लीज मेरी मदद करिए, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? बेटा पहले तो आपकी चिंता ना बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। मीन्स आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है। ये दिखाता है कि तुम एक जिम्मेदार भाई हो। मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं कह रही कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो। हाँ, तुम हो सकता है थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन आप आज ये एडवाइस कर रहे हो कि कोई फीमेल टीचर रख लो, कल को उसके स्कूल में मेल टीचर होगा, हो सकता है आगे कोचिंग सेंटर्स में हो, कॉलेज में हो। बेटा देखो, टीन एज एक ऐसी तुम भी निकले हो कि हम बहुत जल्दी अपने रोल मॉडल्स बना लेते हैं, स्पेशली जब आप एंटर करते हो। 14 सिस्टर आपकी 14 इयर्स की है, मतलब उसको टीन एज में आए हुए अभी 1 साल ही हुआ है, तो बहुत जल्दी रोल मॉडल्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमें कोई अगर 2-3 लोग किसी की तारीफ कर रहे हो, स्पेशली हमारी मम्मी पापा, तो हमें भी वो इंसान अच्छा लगना शुरू हो जाता है। आपकी चिंता गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि आप कुछ चीजों पे नजर रखिए। जैसे आपकी सिस्टर ही बात करती है, ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, या टीचर भी वैसे करता है? क्या टीचर इस चीज के बारे में ज्यादा बोलता है कि मुझे अकेले दरवाजा बंद करके ही पढ़ाना है, या टीचर ज्यादा पास बैठता है, या टीचर की एज आपने नहीं लिखी, अगर वो लिख देते तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से आपको और बता देती। क्या टीचर आपकी सिस्टर को गिफ्ट्स देता है अगर उसने अच्छा कोई काम किया है कोई, और वो गिफ्ट्स किस तरीके के होते हैं, उस पर भी ध्यान करिए। और एक खास बात, आप भाई बहनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कम फर्क ही है, तो आप दोस्त की तरह भी अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं। एक एडवाइस और, मैं बहुत बारी टीनेजर पेरेंट्स को एक एडवाइस देती हूँ कि आप बच्चों से, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करें, तो आप भी अपने कुछ सीक्रेट्स बच्चों के साथ शेयर करिए, तभी उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मम्मा ने अपना ये सीक्रेट बताया तो मैं भी अपना सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बेटा आप अपनी बहन के साथ पर्सनल लेवल पे दोस्त की तरह, बिना उसको कंट्रोल किए, आप उससे कोई खुलकर बात करिए। एक आधा सीक्रेट आप बताइए, या आप उसको ये बता सकते हो कि मेरे एक कोई फ्रेंड है, उसकी सिस्टर को जो ट्यूशन पढ़ाने वाले आते थे, ऐसे करके अगर आप बात करेंगे तो वो भी अपने माइंड में ये कैलकुलेट करेगी कि क्या ये सेम चीज मेरे साथ तो नहीं हो रही है। फिर हम रोल प्ले का भी बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। एक बार आप उससे ये बोलिए कि तुम टीचर हो और मैं तुम हो, तो बताओ तुम मुझे कैसे पढ़ा रही हो। आप समझे? तो उसके पढ़ाने के तरीके में कि क्या तुम्हारा टीचर तुम्हें किस नाम से बुलाता है, क्या वो तुम्हें पढ़ाई के टाइम पे कहीं टच करता है, खुलकर बात करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो टीचर एज अ टीचर ही है, तो हो सकता है कि सच में आप ओवरथिंक कर रहे हैं। एक बात और, अगर आपको 1% भी लगता है कि वो टीचर आपकी सिस्टर को टच भी कर रहा है, उसको गिफ्ट भी दे रहा है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, खुलकर अपनी मम्मी को बताइए कि मम्मी मुझे ये फील हो रहा है, अब आप नजर रखो, आप क्रॉस चेक करो, आप मुझे बताओ, आप जो डिसीजन लोगी वो ओके है। तो बेटा आपकी अपनी पढ़ाई भी है, लेकिन ये भी सही है
कि अगर आप अपनी बहन पे थोड़ा सा इस चीज टीचर पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो एज अ फादर फिगर ही आपकी आपकी बहन के साथ अटैच हो। ठीक है, बाकी कुछ चीजें मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, वो मैं आपको आपका व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप पे पूछूंगी, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको बता दूंगी। पता है होता क्या है, मैंने ये चीज देखी है काउंसलिंग के दौरान भी, लोग खुल के बता ही नहीं पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं, गोलमोल चीजें करते हैं। अब जैसे आपने पक्का कुछ तो नोट किया होगा बेटा, जो आपके दिमाग में ये आया सिर्फ एक चीज की, जब वो छुट्टी कर लेता है तो आपकी सिस्टर बेचैन होती है। आपने खुद बोला कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत होशियार है, हो सकता है उसको ये एंजाइटी हो कि मेरा पढ़ाई छूट गई है। अगर इसके अलावा आपने कुछ और नोट नहीं किया तो आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछते। आपने मेरी वीडियो भी तो कहीं देखकर आपके दिमाग में आया होगा ना कि मैं सवाल करूं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो आपने डेफिनेटली कुछ और भी नोट किया है जो आपने सवाल में मुझसे नहीं पूछा। व्हाट्सएप पे आपसे बात करूंगी, खुलकर बताओ, जरूरत पड़ी तो मेरी अपनी मम्मी से बात करवाओ, हम वहां भी देख लेंगे। इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने सच में ऐसा कुछ देखा है तो प्लीज उसको इग्नोर मत करो। अगर नहीं देखा, सिर्फ सोच रहे हो, तो भी मुझसे बात करना, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ओके, मेरी बेटी की उम्र 28 साल है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो डल होती जा रही है, मोटी हो गई है, कपड़े खरीदने भी बाजार जाती है तो दुकानदार ये अगर कह दे कि आपका साइज नहीं है तो बीच में ही शॉपिंग छोड़ के वापस आ जाती है। फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती है, तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है। वैसे हम उसे एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसने दवाइयां भी दी हैं। एक सेकेंड, आप डॉक्टर को क्या दिखा रहे हैं? उसका मोटापा? आपने ये क्लियर नहीं किया, प्लीज आप मुझे ये क्लियर करिए कि आप डॉक्टर को क्या दिखा रहे हैं। आपने कहा कि वो बहुत मोटी हो गई है, कपड़े खरीदने जाती है तो दुकानदार के पास साइज नहीं होते हैं, फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती है, तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है, तो हम उसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसे दवाइयां दे रहे हैं। प्लीज अगर आप मोटापे की दवाइयां अपनी बेटी को दे रहे हैं, तुरंत बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो सकता है कि कॉलेज के बाद वो फ्री है, खाना पीना ज्यादा हो गया हो, मोटापा बढ़ गया हो, योगा करवाइए, जिम करवाइए। मेडिसिन क्या होती हैं? बिल्कुल उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसको सोशल फोबिया है अपनी हेल्थ की वजह से, मोटापे की वजह से सिर्फ सोशल फोबिया है उसको। डॉक्टर की जगह उसको किसी अच्छे काउंसलर से एक बारी बात करवा दीजिए, वो ज्यादा अच्छा। उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जब वो जो बच्चा कॉलेज हो आया, पढ़ाई अच्छे से कर ली, आगे भी कुछ ना कुछ वो प्लान कर रही होगी, मोटापे की दवाई मत दीजिए प्लीज। ठीक है जी। इतने केसेस आते हैं, आप कैसे, मतलब मुझे आपके सवाल से यही लग रहा है कि आप डॉक्टर के पास भी लेकर गए और वो दवाइयां ले रही है, किस चीज की? क्योंकि कोई और बीमारी तो नहीं है उसको, सिर्फ मोटापा ही है। मोटापा की वजह से उसको सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया के लिए आप उसको अच्छी सी काउंसलिंग करवाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और अगर उसको मोटापा कम करना है, हाँ, अगर अननेसेसरी उसका बिना किसी रीजन के पिछले 3-4 महीने में या 6 महीने में एकदम से वेट बढ़ा है, उसके टेस्ट करवा लीजिए डॉक्टर से पूछकर। ठीक है, लेकिन मोटापे को कम करने के लिए कोई भी मेडिसिन मत दीजिएगा प्लीज, काउंसलिंग करवाइए। बाकी आप मेरी बात करवा दीजिए, मेरे से बात करवा दीजिए उसकी, और उसके फ्रेंड सर्कल होंगे। ऐसा तो है नहीं कॉलेज गई है बच्ची, स्कूल गई है, फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल को बुलाइए घर पे, ओपन डिस्कशन करवाइए कि क्या हो गया भाई, क्यों, किस चीज का फोबिया है, क्यों नहीं जाना, नहीं है साइज तो नहीं है। आजकल तो कितनी, और कौन से ब्रांड में साइज नहीं होते, सब जगह होते हैं। ठीक है जी। अच्छे से अच्छे कपड़े बच्ची पहनेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आता कि मोटापे को, हाँ, अगर हद से ज्यादा है तो वो बीमारी हो सकता है, अदरवाइज हेल्दी है तो क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है आज के सवाल हम
करते हैं। देखिए, आपकी भी कोई सवाल हो तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, आप मैसेंजर पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे करेंगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है, मेल पे करेंगे मेरे लिए ज्यादा बेटर है। मैसेंजर में थोड़ा सा कम देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ, मेरी टीम देखती है। पर्सनली बहुत सारे सवालों के जवाब हम देते भी हैं, आपको आगे भी देते रहेंगे। अपने सवालों को पूछिए, अपने मन की बात को बोलिए, किसी से तो कहेंगे ना, कहीं तो आपको बोलना पड़ेगा ना। अपने मन में रख लेंगे तो वो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। देखिए, बहुत सारे रिश्ते भी इस वजह से टूट जाते हैं कि बोला ही नहीं, बताया ही नहीं, कहा ही नहीं। तो कहना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। पहले ना बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, बहुत सारी बातें होती थी, जो कुछ चाची को, कुछ ताई को, कुछ बुआ को, कुछ मासी को, कुछ मम्मी को, बहुत सारे हमारे पास विंडोज होती थी जहां हम जाकर बात कर लेते थे। अब नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी फैमिलीज हो गई हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, अकेले अकेले पेरेंट्स रहते हैं। अभी जैसे आपने 2 सिस्टर्स की भी एक सवाल था, 2 सिस्टर्स हैं, वो तो ससुराल वाले अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए अपने पेरेंट्स को देख पा रही हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, खुला दिमाग होना बहुत जरूरी है। लोग छोटी छोटी बातों पर अकड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, सालों तक बातें नहीं करते हैं एक दूसरे से। क्या फायदा है इस चीज का? बात करिए, बात करने से ही बात निकलती है और आपके सवालों का जवाब मिलता है। धन्यवाद। मैं शालू दुग्गल। नेक्स्ट थर्सडे 5 बजे आपके सवालों का मुझे इंतजार है ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद। बाय।